चलो देखना इधर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हम कल बता रहे थे हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल भस्म तथा लवण। एसिड जो कि क्या कहलाता है, अम्ल हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको, है ना। पहले इसके बारे में जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। ये स्वाद, सबसे पहला स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो हम लोग कहेंगे अम्ल वैसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा कि अम्ल क्या होता है तो क्या बोलोगे, अम्ल जो कि स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है। अम्ल जिसका उत्पत्ति किससे हुआ है, एसिड है ना, ग्रीक वर्ड एग्लेटिन शब्द होता है एसिड, उससे निकल के आया है अम्ल, है ना। अम्ल हम लोग तो जानते थे स्वाद में खट्टा, नीले लिटमस पेपर को लाल। और कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। उसके अलावा भी 2 प्रकार और बताए थे, सांद्र और तनु अम्ल, है ना। तो अभी सबके बारे में चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, अम्ल हमको एक लेबोरेटरी सब में मिलता है ना, एक नेचुरल होता है। नेचुरल अम्ल कौन सा होता है, जो प्रकृति हमें देती है, जो हमको फलों से, पेड़ पौधों से मिलती है, जैसे नींबू, है ना, चींटी में पाई जाती है, नींबू में पाई जाती है, सिरका हो गया, है ना। ये सब क्या होता है, प्राकृतिक अम्ल होता है। बात समझ में आ गई, कैसा अम्ल होता है, प्राकृतिक अम्ल होता है। अम्ल जो कि होते हैं, सबसे पहले बात आएगी अम्ल के प्रकार, तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वीक एसिड। क्या बोलते हैं, वीक एसिड, दुर्बल होता है। तो ये दुर्बल क्यों होता है, दुबला पतला होता है इसलिए। तो यहां इसकी अम्लता कम होती है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम पाई जाती है, दुर्बल है, कम पाई जाती है हाइड्रोजन आयन, है ना, H+ की मात्रा कम पाई जाती है ना। और ये जल में वियोजित, पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाते हैं, ये जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनको दुर्बल एसिड कहा जाता है ना। जैसे कि तुमको बहुत सारा एग्जांपल आ जाता है, CH3, हम लोग एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़े थे ना, CH3COOH, इसको कौन सा अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड, जो कि दुर्बल अम्ल होता है। आगे जाके पता चलेगा अम्ल दुर्बल कैसे होता है, प्रबल कैसे होता है ना। आगे जाके वहां से लिस्ट बना देंगे प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में, लिस्ट तैयार कर देंगे। पहले जब तुम लोग को नाम बता देंगे ना अम्ल का, कि कौन कौन से अम्ल होते हैं, सारा नाम लिखा देंगे, तो उसको 2 भाग में वर्गीकृत कर देंगे, प्रबल और दुर्बल भाग में। बात समझ में आ गया। तो अभी चलते हैं, ये तो दुर्बल अम्ल हो गया, जिसकी अम्लता कम होती है, जो जल में वियोजित नहीं हो पाते हैं, तथा जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आते हैं प्रबल, प्रबल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, इसको जो जल में वियोजित हो जाते हैं पूरी तरह से, इसकी अम्लता ज्यादा होती है, और ये ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति करती है ना। इससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन इसमें अगर ज्यादा निकलता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टेंट होता है ना, इससे बचना मुश्किल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, ये रिएक्टेड होता है। जैसे कि HCl, है ना, हाइड्रोजन आयन, ये तो भैया हम बताए थे कि हाइड्रोजन आयन क्या ठहरा, प्लस के साथ है। एक अमीर लड़का ठहरा, क्लोरीन इस पे माइनस, जिसको चाहिए एक अमीर लड़का, तो क्लोरीन हाइड्रोजन सबके साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, सबके साथ रिएक्शन कर लेगा। हाइड्रोजन करे ना करे, कोई भी नेगेटिव चीज, यानी कि कोई भी उधर से आएगी लड़की, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन ठहरा सबसे रईस, ये आके इसके साथ संयोग हो जाएगा, तो HCl का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन है। HCl का फॉर्मेशन हो गया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब ये संक्षारक बन जाते हैं, बहुत तगड़ा संक्षारक, इसकी क्रिया से नुकसानदेह होते हैं हम लोग के लिए, है ना। पेपर पे, त्वचा पे, कपड़ा पे, किसी पे भी गिरेगा तो रिएक्शन होगा ही होगा। बात समझ में आ गया। दुर्बल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम, वीक एसिड कहलाता है इंग्लिश में, इसमें अम्लता कम होती है, जल में वियोजित पूरी तरह से नहीं हो पाते। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि जल में वियोजित हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन की अधिकतम मात्रा होती है, और क्या कहते हैं इसको,
होती है, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये सब अभी टेंशन मत लेना कि नाम नहीं पता चल रहा है ना, तो ये बाद में लिखाएंगे सबको, ठीक है, साइड से हम लिखाएंगे कि HCl है, H2SO4, HNO3 है ना, ये सब कौन सा एसिड होते हैं, कितने प्रकार के एसिड होते हैं, है ना, सबके नाम जानेंगे। अभी तो हम लोग प्रकार जान रहे हैं ना कि वर्गीकृत कितने प्रकार में हुआ है। तो अभी दो चीज पढ़ लिए, दुर्बल और प्रबल। इसके अलावा भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। चलो देखो, सबसे पहले सांद्र अम्ल, है ना, एक मिनट, है ना, उसके बाद आते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल, है ना, ये चल भी नहीं रहा, सांद्र अम्ल कितना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है, जिसमें एसिडिक जो ज्यादा होता है, जो अम्लता जिसमें ज्यादा होती है, जो एसिडिक ज्यादा होता है, मतलब क्या, जो जिसमें सांद्र अम्ल उसको कहेंगे जब जल में वियोजित है ना, जब अम्ल जल में वियोजित होता है तभी उस वियोजन में अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, तभी वो सांद्र अम्ल कहलाएगा, ठीक है। और तनु अम्ल किसको कहेंगे, तनु अम्ल, तनु अम्ल हम लोग कहेंगे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, बात समझ में आ गया, जिसमें क्या हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, ये कहलाते हैं तनु अम्ल। तो अम्ल के प्रकार हम लोग अभी 4 तरह के पढ़े थे, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, उसके अलावा सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक है। तो सब के बारे में हम लोग जानेंगे, मतलब लिस्ट बना देंगे ना जब अलग से एसिड का वर्गीकृत कर देंगे तब पता चलेगा। अब देखो, अब जो पढ़ेंगे ना हम लोग अम्ल के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, गुण तो 2 एंगल से देखा जाएगा, एक तो भौतिक, दूसरा रासायनिक। मतलब प्रॉपर्टीज अगर पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण। तो गुण अगर चलोगे तो 2 प्रकार से होगा, भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक तो हम लोग जानते हैं, रासायनिक को जानना पड़ेगा। भौतिक में क्या क्या जानते हैं, पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। पहला पॉइंट, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सब भौतिक गुण बता रहे हैं, ये भौतिक गुण बता रहे हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये सब क्या दिख रहा है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज दिख रहा है, बारीक फिजिकल रूप में दिख रहा है। और अम्लों की प्राकृतिक संक्षारक होती है, प्रकृति कैसा होता है, संक्षारक। संक्षारक के बारे में बताया जाएगा, इसका उपयोग करने से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, त्वचा हो, पेपर हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, ये सब नष्ट हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अम्ल संक्षारक होते हैं। बात समझ में आ गया। अब जो मेन पॉइंट आती है ना, रासायनिक गुण, इसको डिटेल में पढ़ना होता है। किसको, ये रासायनिक गुण, किसके रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, है ना, अम्ल का रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। अम्ल का जो रासायनिक गुण होता है, सबसे पहला क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया जब ये करता है तो क्या देता है, पहला पॉइंट, जब ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ। अरे रासायनिक गुण है तो जाहिर सी बात है धातु के साथ अभिक्रिया सबसे पहला देखेंगे। ये जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। धातु के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निष्कासन करता है। हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निष्कासन करता है, इससे हाइड्रोजन गैस निकलते हैं और लवण बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसको साधारण सी भाषा में कहें तो अगर इसका रिएक्शन ऐसा बनेगा कि अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु हमें क्या देती है, हमें क्या देती है, लवण, लवण नहीं, एसिड एंड बेस रहता तब तो लवण। अभी हम लोग एसिड के बारे में बात रहे हैं, अम्ल की रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, अम्ल का रासायनिक गुण।
तो अम्ल का रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट पर है क्या, धातु के साथ अभिक्रिया। जब ये धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, अगर अम्ल प्लस धातु रहे, अम्ल प्लस धातु रहे तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है, लवण प्लस हाइड्रोजन। अब लवण प्लस हाइड्रोजन बनेगा तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं H2SO4, ये क्या हो गया हमारा, H2SO4 क्या हो गया हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। प्लस कोई धातु ले लो, जिंक ले लो, क्या ले लो, Zn, जिंक ले ले। ये जब बनाएगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहां गैस है तो ऊपर की तरफ ऐसे तीर दिखा देना, बताए देना पहला चैप्टर में, एरो है कि नहीं। H2SO4 है प्लस धातु, ये क्या बना देता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, पहला जैसे कि धातु के साथ जब भी ये अभिक्रिया करेगा, कौन, अम्ल हमारा, जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस की मुक्ति करता है। बात समझ में आ गया, लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस इससे मुक्त होता है। तो याद रखना, जैसे कि एग्जांपल में बताएं, H2SO4 जो कि हमारा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और Zn एक धातु है, जिंक। जब ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, मुक्त हुआ, है ना। हाइड्रोजन गैस जलने पर कैसा आवाज देता है, जब ये जलता है ना तो कैसा आवाज देता है, पॉप साउंड देता है, पॉप ध्वनि निकलता है इससे। बात समझ में आ, इसका जो टेस्ट होता है ना हाइड्रोजन का, जो जांच, उसका पॉप टेस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे कि अब बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो उसमें से सब में पता ही है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा, और सारा एग्जाम्पल देंगे। जब हम लोग मतलब समीकरण देंगे ना बनाने के लिए, तो एक दे देंगे धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है अम्ल। तो अब बात समझ में आ गया ना, जब भी हमारा अम्ल किसी धातु के साथ ऐसे रिएक्शन में दे देगा और प्रोडक्ट में तुमसे मांगेगा तो क्या होगा, लवण और हाइड्रोजन बनेगा। लवण, हाइड्रोजन गैस को निकाल देना, बाकी जो इधर बचा उसका एक पेयर बना देना, कंपाउंड बन जाएगा वो। जैसे हाइड्रोजन का निष्कासन कर दिया तो क्या बच गया, ZnSO4, है ना। तो ZnSO4 बच, सब बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। अब देखना कि Zn इधर रहेगा, H2SO4 रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं, वही बात है। बात समझ में आ गया कि नहीं। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट किसको कहते हैं, बताओ कोई, पढ़े हो ना, कार्बोनेट किसको कहते हैं, CO3 कार्बोनेट, CO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साधारण में, कार्बन ट्राइऑक्साइड। कार्बन 3 ऑक्साइड है ना, 3 को ट्राई बोलते हैं, कार्बन ट्राइऑक्साइड या कार्बोनेट, या कार्बोनेट, तो मार्केट में यही नाम दौड़ता, कार्बोनेट, ठीक है ना। या फिर जब अम्ल हमारा धातु कार्बोनेट के साथ, याद रखना, धातु कार्बोनेट के साथ तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे HCO3, जिसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हो, जिसको क्या बोलते हो, बाइकार्बोनेट भी बोलते हो। हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, है कि नहीं। जब धातु, यहां पे क्या लगा हो, धातु, बात समझ में आ रहा, कोई सा भी धातु, और यहां भी क्या लगा हो, धातु। जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेरी बात को समझ पा रहा है। धातु कार्बोनेट, कोई सा भी कार्बोनेट उठा लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट उठा लो, कैल्शियम धातु है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कोई सा भी उठा लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम लगा दो यहां पे भी, तो दोनों के साथ एक कैल्शियम ही ले लेते हैं एग्जांपल, देखना। जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। क्या बनाता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। याद रखना, पॉइंट वाइज इसको याद रखना, बात समझ में आ रहा है ना, पॉइंट वाइज इसको याद रखते रहना। पहला क्या बताए थे, धातु के साथ अभिक्रिया, क्या दिया था, लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन दिया था ना। इसमें क्या देगा, और किसके साथ अब अभिक्रिया कर रहा है, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट, यानी किसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलता है, लेकिन अपन क्या किस नाम से जानते हैं, बाइकार्बोनेट से, उसी में जानेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल,
क्या देगी हमें? लवण प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O। कोई दिक्कत? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जल, ये हमें देगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CaCO3 लेते हैं। CaCO3 इसको क्या पढ़ोगे? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अम्ल से, अम्ल ले लिया HCl, कोई सा भी अम्ल दिया हुआ, हम HCl लिए हुए यहां पे, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा? लवण। जैसे बन जाएगा Ca, इसकी वाइफ को लेके भागेगा Cl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, या CO2 प्लस H2O, जो बोल रहे। CO2 गैस है, लास्ट में लिख के ऐसे एरो लगा दें। कोई दिक्कत? रिएक्शन बता देना। जब दो का यौगिक का हम लोग रिएक्शन करवाते थे तो एक का बीवी को लेके भाग जाता था दूसरा, तो Ca लेके भाग जाएगा इसकी बीवी को, CaCl2 बन जाए। बात समझ में आ गया ना? जो अधिक क्रियाशील होते हैं ना, वो दूसरे की बीवी लेके भाग जाता था। बता देना ऐसा। हाँ, तो ये तो है धातु कार्बोनेट। अब क्या है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे ही रिएक्शन हम लोग करवाएं, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, तो यही है धातु कार्बोनेट। कैल्शियम धातु था हमारा, उसका कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, ये बना दिया लवण CaCl2। इसको क्या पढ़ेंगे? CaCl2 क्या बोलोगे इसको? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलोगे? कैल्शियम क्लोराइड, है ना? इसको क्या पढ़ोगे? कैल्शियम क्लोराइड। इसको क्या पढ़ोगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो फिर इसी कैल्शियम का हम लोग बाइकार्बोनेट देख लेते हैं, CaHCO3, है ना जी? CaHCO3, जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, HCl ले लो, है, किस चीज का फॉर्मेशन होगा? सेम प्रोसेस, क्योंकि हम यहां पे बोले थे धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, जिसके साथ भी होगा लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज तो फिक्स है, H2O प्लस CO2, ये तो फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। लवण के रूप में क्या आएगा? मुद्दा ये उठता है कि लवण के रूप में क्या आएगा? Ca है ना, फिर से वही काम करेगा, लेके भागेगा, भाग गया CaCl2, क्या बना दिया? कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। तो हम लोग क्या देखें कि जैसे ही हमारा अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं हम लोग, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत गुरु? नहीं। ये तो था पहला पॉइंट पढ़ लिए, धातु जब किसके साथ, धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है। तीसरा है धातु ऑक्साइड के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड समझ रहे हो? ऑक्साइड क्या करो? ऑक्साइड किसको कहते हैं? ऑक्साइड क्या होगा? मतलब किसी धातु के साथ एक ऑक्साइड का एग्जांपल बोलो। किसी भी, कार्बन डाइऑक्साइड तुमको क्या धातु दिख रहा है? वो गैस का नाम लेके उसको धातु बता रहा है तुम। बोलो, इसको क्या पढ़ोगे? वाह वाह, क्या पढ़ोगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मतलब 10th का बच्चा बनेगा तुम लोग? कैल्शियम, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो और CaO को कैल्शियम ऑक्साइड ही बोल सकते हो। कार्बन बोल रहा है, कार्बन हद है। CaO, Ca क्या होता है? कैल्शियम, हद है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल का अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि अब जो पॉइंट आएगा धातु ऑक्साइड,
धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। अभी जो पॉइंट चल रहा है वो अम्ल के बारे में चल रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है धातु ऑक्साइड के साथ अगर हमारा अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या फॉर्मेशन होगा। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या देता है, लवण तथा जल। धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या देगा, लवण तथा जल, लवण तथा जल। एग्जाम्पल के लिए एक कैल्शियम ऑक्साइड वही ले लेते हैं, CaO है ना, CaO A है, 9 मत समझना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अम्ल के साथ HCl, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, लवण में क्या बनेगा, हाँ CaCl2 प्लस H2O प्लस H2O। क्या लड़के समझा कि नहीं समझा। तो हम लोग क्या देखें कि धातु ऑक्साइड के साथ जब भी अभिक्रिया होता है अम्ल का, तो जब भी धातु ऑक्साइड के साथ जब भी हमारा अम्ल अभिक्रिया करेगा, चाहे जो भी धातु ऑक्साइड हो ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो, जिंक ऑक्साइड हो, या कोई सा, पोटासियम नहीं होगा, पोटासियम ज्यादा नहीं होगा, तो तुमको जो भी ऑक्साइड यहां दिया रहेगा अगर उसके साथ अम्ल का रिएक्शन किया हुआ है तो आंख बंद करके H2O तो ला ही देना, और जो बाद में बचा उससे क्या बना देना, लवण बना देना। बात समझ में आ गई कि नहीं, बीवी भगाने वाली बात है ना। CaCl2 प्लस क्या बच गया, H2O। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बात यूजेज ऑफ एसिड, किसका, अम्लों का उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड। इसमें कोई दिक्कत समझे, रासायनिक गुण में 3 प्रकार का गुण पड़े। पहला गुण धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है ना, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या देता, फिर धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता। बात समझ में आ गया ना। धातु ऑक्साइड के साथ सिंपल है, लवण तथा जल, हाँ एसिड प्लस बेस। जब अम्ल और भस्म का, अभी भस्म नहीं पढ़ रहे ना, अभी अम्ल ही पढ़ रहे, भस्म में घुसेंगे तब, ठीक है ना। समझ गए इसको बेटा, नहीं। अब चलते हैं हम लोग यूजेज ऑफ एसिड, मतलब अम्ल का उपयोग, अम्लों का उपयोग, अम्ल का उपयोग लिखते हैं, का उपयोग है ना, यूजेज ऑफ एसिड। बता सको तुम लोग अपने मन से कोई एक यूज बताओ एसिड, पता हो तो कोई एक यूज बताओ। किसी भी अम्ल का नाम अगर पता हो उसका क्या उपयोग है तो बता सकते, नहीं पता। जैसे कि अभी कुछ अम्ल का नाम लेंगे और उसका उपयोग हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में देखो, हम लोग कहते हैं इसका उपयोग क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका उपयोग कहां होता है, जिसको, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। इसका उपयोग क्या होता, इसका उपयोग होता है एलईडी बैटरियों में डाला जाता है, पेट्रोलियम उद्योग में है ना, एलईडी बैटरियों में एसिड डाला जाता है ना बैटरियों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में ना, पेट्रोलियम उद्योग में इसका यूज होता है। उसके बाद प्लास्टिक फॉर्मेशन में, प्लास्टिक बनाने में इसका यूज होता है ना। इसलिए बताए थे ना प्लास्टिक के बारे में, जब बताए थे कि ये थोड़ा क्यों हार्मफुल होता था, उसमें जब उसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे थे तो इसी अम्ल का नाम लिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम लिए थे। प्लास्टिक बनाया जाता है ना, रेशा बनाने में, कृत्रिम रेशा जो हम लोग होता है, बहुत जगह उद्योग होता है कृत्रिम रेशे बनाने में, है ना, बहुत सारा ऐसा उपयोग है, क्या है ना। उसके बाद उर्वरक निर्माण में, है ना, उर्वरक जब बनाया जाता है, उर्वरक समझ रहे हो, उर्वरक क्या होता, हाँ फर्टिलाइजर्स वगैरह,
उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, आदि में प्रयुक्त किया जाता है। ये सब चीज में होता है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका यूजेस एलईडी बैटरी में हो गया, पेट्रोलियम उद्योग में हो गया, प्लास्टिक का फॉर्मेशन में हो गया, है ना, कृत्रिम रेशा बनाने में हो गया, उर्वरक का फॉर्मेशन में हो गया, इन सब चीजों में जो यूज होता है जिस अम्ल का, उसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4। इसके बाद एक अम्ल का नाम और लेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को हम लोग किस फॉर्मूला क्या होता है कोई? हाँ, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं HNO3, केमिकल इसका फॉर्मूला होता है HNO3। इसका उपयोग सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। सोने तथा चांदी के शोधन में, सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। हम बता रहे हैं उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम ये भी बता रहे हैं, पहले उर्वरक जो होता है, ठीक है, उर्वरक बनाने में सबसे ज्यादा नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक, विस्फोटक समझ रहे हो ना? विस्फोटक समझ ही रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे? विस्फोटक बनाने में क्या होता है जी? विस्फोटक तुम गुंडा आदमी जानता होगा, नहीं जानता है ना? वो सब बनाता जो है विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। हाँ, अब बात आ रही है सोने तथा चांदी को शोधन प्रयुक्त, चांदी को, सोने तथा चांदी को शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। सोने तथा चांदी का शोधन में, सोना चांदी का जना एसिडिक, जब भी हम लोग चांदी या कुछ भी गंदा होता है उसको लेमन से साफ करते हैं। करते कि नहीं करते? नींबू से साफ करो सही हो जाएगा, है ना, इससे साफ करो सही हो जाएगा। एसिड का यूज करना पड़ता है ना। तो हमारा जो मतलब स्वर्णकार लोग होते हैं ना, सोनार लोग होते हैं ना, है ना, वो लोग इसी एसिड का यूज करते हैं उसको चमकाने के वास्ते। क्या करने के वास्ते? उसके चमक को लाने के लिए इसी एसिड का यूज करते हैं, HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। सिंपल सी भाषा में यही बोलना चाह रहा है वो। बात समझ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चीजें को। क्या बात समझ में आ रही लड़के क्या बोलना चाह रहे? तो नाइट्रिक अम्ल का यूज मेनली किया जाता है, प्रमुखतः जो डेली रूपन यूजेज है इसका, सोने तथा चांदी का शोधन में। शोधन में समझ जा तो इसको सीधा सीधी यूज किया जाता है इसके चमक को वापस लाने में। हम लोग घर में भी कभी करते हैं, जब उस पर काई जम जाता है या कालापन आने लगता है तो उसको नींबू से साफ करते हैं। एसिडिक होता है नींबू, अम्ल का यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए, उसके चमक को वापस लाने के लिए करते हैं ना। तो वहां पे जो स्वर्णकार लोग होते हैं, सोनार लोग होते हैं, वो नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। शोधन करने का मतलब उसका वही चमक को वापस लाने का यूज करते हैं। उर्वरक मतलब इसका यूजेस फर्टिलाइजिंग में भी होता है ना, और विस्फोटक बनाने में है। विस्फोटक बनाने में बियाडिक्स वगैरह में, है ना, बम होता जो है, उसमें भी हम लोग का नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। बात समझ में आ गया? विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक आर्डिक्स मूवी सब में नहीं देखता है, नाम नहीं सुनता है जी, देखता है ना, खाली दूसरी चीज देखने में रहेगा बिजी। तो समझ में आ गया ना नाइट्रिक एसिड, बात खत्म। उसके बाद एक एसिड लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे तो सब कोई परिचित हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीसरा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? केमिकल फॉर्मूला HCl, बोलते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है कि वस्त्र उद्योग में, जहां कपड़े की फैक्ट्री होती है ना, वहां रंगाई में यूज किया जाता है HCl को। ठीक है, इसको कपड़ा को रंगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा कलई से पूर्व, कलई करने से पूर्व, जैसे कलई किया रहता है, जैसे शीशा के पीछे कलई किया रहता है, जैसे चदरे के ऊपर जो कलई किया रहता है, तो कलई करने से पूर्व लोहे का जब चादर बनता है, ठीक है, चादर को साफ करने के लिए यूज किया जाता है HCl को। ठीक है ना, कलई करता है ना लोहे का चादर, जब भी तुमको मार्केट में मिलेगा तो वो तुमको कलई किया हुआ रहेगा। जैसे कि किसी भी चीज से कलई किया रहता है, जैसे हमारा मिरर सिल्वर पॉलिश रहता है,
सिल्वर पॉलिश रहता है। कौन? आईना हमारा पीछे से कलई किया होता है ना, तब ना आगे रिफ्लेक्शन होता है, अगर पीछे नहीं किया रहेगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दोनों चीज का बात है। तो जब हम लोग का लोहे का चादर का जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि लोहे का चादर को कलई करने से पहले जब साफ किया जाता है तो उसमें HCl का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो भी संचलन हुआ होगा, कोरोजन हुआ होगा, वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, निकल जाए। बात समझ में आ रहे है ना। अब कपड़ा सब के उद्योग में, यानी कि कपड़े फैक्ट्री में इसका यूज होता है। किस चीज में? रंगने में, है ना, कपड़े का कलर करने में HCl का यूज होता है। बात समझ में आ गया? आ गया। अब जो है ये अम्ल हो गए। अम्ल का उपयोग मतलब अम्ल को पढ़ लिए, अम्ल के बाद उसके अम्ल के प्रकार पढ़ लिए, अम्ल के प्रकार के बाद अम्ल के दो गुण पढ़े, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक गुण तो बहुत इजी था, रासायनिक गुण में किसके साथ अभिक्रिया करके क्या देगा ये पढ़े, और उसके बाद कुछ एसिड का हम लोग यूजेस पढ़ लिए। एसिड वैसे बहुत सारे हैं, हम अभी भी बता रहे हैं, लास्टली में हम सबका नाम या बीच में भी कभी भी सबको वर्गीकृत करके हम सब कुछ बता देंगे, भाषा लिखवा देंगे, उसका टेंशन मत ले। ये तो हो गया अम्ल हमारा जो कि खत्म। बात आती है अब भस्म की। भस्म क्या होते हैं? भस्म किसे कहते हैं? भस्म जिसको क्षारक भी कहा जाता है। भस्म जिसको क्या कहा जाता है? क्षारक भी कहा जाता है ना, क्षारक। इसको भस्म बोलो या क्षारक बोलो, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? बेस। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बेस। ये स्वाद में कैसा होता? कड़वा होता। स्वाद में कड़वा होता है ना। वे पदार्थ जिसका स्वाद तीक्ष्ण यानी कि कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसको जांचने का कि ये भस्म है या नहीं, इसके सामने अगर तुम इसको जो है अगर तुम लाल लिटमस पेपर पे डालोगे तो ये क्या कर देगा? अगर नीला कर दिया तो वो चीज क्षारक है या भस्म है ना। तो अगर तुमसे कोई पूछा है जिस तरह से कि भस्म या क्षारक किसे कहते हैं, भस्म या क्षारक किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? वैसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता हो, हम लोग उसको क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे या भस्म कहेंगे। बात है। आप देखना, बात समझना, वो तो क्षारक हो गए। अब एक टॉपिक आएगा क्षार। क्या आएगा? क्षार। वे क्षारक या वैसे भस्म या वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील है, जो जल में घुल चुके हैं, घुलने के बाद वो क्षार में बदल जाते हैं। क्षार जिसको एल्केली कहते हैं, ALKALI, है ना। ये तो हम लोग कहेंगे वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो एक पॉइंट हम और बताए थे कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्या बोले थे? कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। बात समझ में आ रहे? सभी क्षार क्षारक हो सकता है, क्योंकि क्षार कब बनता है? क्षारक जब जल में मिलेगा। और सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता। सभी क्षारक या भस्म जल में घुलनशील नहीं होता। बात समझ में आ रही है? जो जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो सभी क्षार तो क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? क्षारक कहने का मतलब भस्म, बेस, क्षार, लेकिन जल में घुला हुआ रहे तो क्षार। बात समझ में आ गया? अब इसके भी प्रकार होते हैं, क्षारकों के प्रकार। इसका भी वही होगा, प्रबल तथा दुर्बल। प्रबल क्षारक किसको कहते हैं? हाँ, हाइड्रोक्साइड, हाँ हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, OH आयन, सही। हाँ, तो जो हमारा भस्म है ना, वो जब जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है, तो क्या कहेंगे? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः पूरी रूपेण, है ना, घुल के क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक किसको कहते हैं?
हाँ हाइड्रोक्साइड आयन, हम क्या बोल रहे थे? अच्छा सॉरी, परवल क्षारक। परवल क्षारक किसको कहते हैं? वैसे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं? OH। उसको परवल क्षारक कहते हैं, परवल क्षारक कहलाता है। जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बहुत सारा ऐसा हाइड्रोक्साइड। उसके बाद दुर्बल। दुर्बल क्या आता है? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, वो जल में घुलता ही नहीं है पूर्णतः, तो वो भाई साहब क्या ही हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे, जो अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है और भस्म पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। परवल तो जल में घुलनशील हो जाता है, इसलिए तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है रिएक्शन करके। दुर्बल तो पानी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं, वो तो पूर्णतः मिलता ही नहीं उसमें, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा कम होती है। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेस। वीक बेस, इसको स्ट्रॉन्ग बेस क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ गई? दो तरह का क्षारक पड़े। पहला, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना। और एक हो जाता है वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, तो वो घंटा ही दे सकता है क्या? हाइड्रोक्साइड आयन तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं, पहले ही पढ़े थे कि जब अम्ल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन देता, और जब भस्म पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता। तो जल में मिलना ही तो जल का रिएक्शन हुआ, वो पूरी तरह से मिला ही नहीं, रिएक्शन पूरा किया ही नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आएगा? तो वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, है ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, बहुत सारा ऐसा है, ये दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। तो दो प्रकार के क्षारक हम पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक ही रहने दो, ठीक है। इसके आगे कल पर आते हैं।